हेलो बच्चों, 11th क्लास का फिज़िक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशन। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है, बस आखिर तक आपका कंसंट्रेशन चाहिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, देख लेना ये चैप्टर। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन। ठीक है, अच्छा, यूनिट्स एंड डायमेंशन समझने के लिए आपको सबसे पहले मैं फिज़िकल क्वांटिटी का डेफिनेशन क्लियर कर दूँ कि व्हाट इज़ फिज़िकल क्वांटिटी, क्योंकि यूनिट्स एंड डायमेंशन हम फिज़िकल क्वांटिटी के रेफरेंस में ही बात करते हैं। ठीक है, तो फिज़िकल क्वांटिटी को पहले समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो व्हाट इज़ फिज़िकल क्वांटिटी, तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा एनीथिंग दैट वी कैन मेजर, जिसको मेजर कर सकते हैं, है ना, वी कैन मेजर, एंड विद द हेल्प ऑफ विच we can explain the physical phenomena ठीक है, अराउंड अस। जैसे मान लीजिए कोई भी हमारे आसपास जो भी फिज़िकल फिनोमेना होता है, बारिश क्यों होती है ना, हवा क्यों चलती है, विंड चलता है ना, गर्मियों के सीज़न में एक जगह से दूसरे शहर में विंड आती है, विंड चलती है ना, इन सब का मूवमेंट किस वजह से एक्सप्लेन होता है। जैसे मैं आपको इस केस में बता दूँ, इस केस में डिसाइडिंग फैक्टर होता है टेम्परेचर। जब एक जगह का टेम्परेचर हाई होता है, एक जगह का टेम्परेचर लो होता है, तो एयर एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट करता है ना। तो अब देखो ये जो फिज़िकल फिनोमेना है जिसको कि मैं बोलता हूँ विंड, तो इस विंड को मैंने कैसे एक्सप्लेन किया, टेम्परेचर के हेल्प से, है ना। तो टेम्परेचर हमारा क्या था, एक फिजिकल क्वांटिटी, और जो विंड है वो क्या है, एक फिजिकल फिनोमेना है। तो विंड को मैंने टेम्परेचर के हेल्प से एक्सप्लेन किया, तो उसी को हम कहते हैं, देखो, एनीथिंग दैट वी कैन मेजर, यहाँ पे मैं बात कर रहा था टेम्परेचर की, है ना, एंड विद द हेल्प ऑफ विच, टेम्परेचर के हेल्प से, जिसको कि मैंने वी कैन एक्सप्लेन द फिजिकल फिनोमेना, विंड, रेन, ये सारे क्या है, एक्सेट्रा, फिजिकल फिनोमेनाज है ना। अब इनको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि मान लो कहीं का टेम्परेचर बढ़ गया तो यहाँ से वह विंड चलने लगी, लू चलने लगी, है ना। इस टाइप के फिजिकल फिनोमेनाज को हम कैसे, किसी ना किसी फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, क्या ये बात क्लियर होती है। अच्छा, अब ऐसे में मान लीजिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि एग्ज़ाम्पल के लिए, क्या फीवर, जैसे फीवर होता है हम सबको, क्या फीवर एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। सोचो ज़रा, आप कहोगे कि सर हम फीवर को तो मेजर कर सकते हैं, फीवर कैन बी मेजर्ड, है ना। आप फीवर मेजर करते हो जिससे आपको पता चलता है हाई फीवर है या लो फीवर है या ठीक है क्या है। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि फ़ीवर एक फ़िज़िकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, फ़ीवर एक फ़िज़िकल क्वांटिटी नहीं है। एक्चुअली में आप फीवर कभी मेजर नहीं करते हो, आप टेम्परेचर मेजर करते हो बॉडी का, है ना। सोचो ज़रा, आप बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हो, और टेम्परेचर के इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट से आपको पता चलता है कि बॉडी का फीवर कितना तेज़ है। फीवर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करके फीवर का अंदाज़ा लगा लेते हैं। क्या ये बात समझ में आ रहा है। तो फीवर इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, एनीथिंग दैट वी कैन मेजर एंड विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन एक्सप्लेन एनी फिजिकल फिनोमेना। तो इस केस में टेम्परेचर वो फिजिकल क्वांटिटी है। क्या इतनी बात क्लियर होती है आप लोगों को। ठीक है, इसको नोट कर लो। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो छोटी क्लासेस से, जैसे मान लो डिस्टेंस, एक डिस्टेंस हो गया, है ना, और आपका हो गया स्पीड, हो गया वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें भी फिजिकल क्वांटिटी होती है। ठीक है, डिस्टेंस, स्पीड, इससे आप किसी की मोशन को बता सकते हो, है ना। डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी के हेल्प से हम किसी भी बॉडी का मोशन की स्टडी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, हमारी फिजिकल क्वांटिटी, है ना। चलो इसको उतार लो, चलो उतार लिया, मिटा देता हूँ मैं। अब हम सीखेंगे मेजरमेंट के बारे में। ठीक है, व्हाट इज़ मेजरमेंट। तो मेजरमेंट के लिए देखो, तो मेजरमेंट हम कहते हैं कंपैरिजन विद अ रेफरेंस स्टैंडर्ड। यहाँ पे जो मैं रेफरेंस स्टैंडर्ड बोलना चाह रहा हूँ, इसी को हम यूनिट भी बोलते हैं, है ना। अभी समझ में आएगा जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। देखो, कंपैरिजन विद अ रेफरेंस स्टैंडर्ड। अब होता क्या है, जैसे मान लो मैंने इस पेन के लेंथ को एक यूनिट फिक्स कर लिया अपना। ठीक है, इसी को मैंने स्टैंडर्ड मान लिया कि ये जो पेन की लेंथ है उसको मैं 1 यूनिट माना करूँगा,
और मैंने ऐसे में बोल दिया कि ये बोर्ड की जो लेंथ है मुझे लेंथ मेजर करना है। अब मैं मान लो ऐसे करके इसको बोर्ड की लेंथ को मेजर कर रहा हूँ और करते करते मान लो ऐसे में 8 बार ये पेन कम्प्लीटली इसके लेंथ में अकोमोडेट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे मैं बोलूँगा एग्जाम्पल के लिए, ये जो बोर्ड की लेंथ है ना वो क्या है 10 पेन के बराबर, ठीक है। पेन्स नहीं लिखेंगे, यूनिट में कभी प्लूरल नहीं आता, तो 10 पेन के बराबर हो गया, ठीक है। अच्छा ऐसे में मान लो मैंने इसकी ब्रेथ को मेजर करा और मान लो ब्रेथ को मेजर करा है अगर, तो ऐसे में 6 बार ये पेन अकोमोडेट हो जाता है, ठीक है, इसकी लेंथ। तो मैंने इसको बोल दिया 6 पेन के बराबर। समझ में आती है। तो ये हमने क्या करा, ये जो रेफरेंस स्टैंडर्ड माना है ना उसी को हम यूनिट भी बोलते हैं। मैंने मान लिया कि इसकी जो लेंथ है वो मेरे लिए एक रेफरेंस का काम करेगा, इसी को मैं 1 यूनिट के बराबर मानूंगा। तो अब दुनिया में जितनी भी लेंथ होगी उन सबको मैं इसके लेंथ के टर्म में एक्सप्रेस करूँगा। समझ में आता है। जब मैं बोलता हूँ इस बोर्ड की जो लेंथ है वो 10 पेन के बराबर है, इसका मतलब 10 टाइम्स इसके लेंथ में ये पेन अकोमोडेट हो जाएगा, ठीक है। ये बोर्ड की लंबाई इस पेन का 10 गुना है। एम आई क्लियर? ठीक है, तो ये बात क्लियर होती है। तो यहाँ पे एक खास बात देखो, चाहे मैं कोई भी मेजरमेंट लूँ तो उस फिजिकल क्वांटिटी का ये जो मैग्नीट्यूड होता है, ये जो लेंथ हो या ब्रेथ हो, ये जो इसकी मैग्नीट्यूड होती है वो हमेशा किसी 2 चीज़ के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस होता है। एक तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको हम बोलेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, ये हो गया आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके। और एक दूसरा, ये देखो ये हमने चुना था स्टैंडर्ड, है ना, मतलब इसी को हम बोलते हैं यूनिट, एक यूनिट। तो देखो मैंने कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे इस केस में ये लेंथ है, ये दोनों ही लेंथ है, उसको मैंने एक्सप्रेस किया है उसके डायमेंशंस को। तो आप देखो मैंने 2 चीज़ के टर्म में एक्सप्रेस किया, एक तो आती है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी आती है यूनिट। तो इन दोनों के प्रोडक्ट के टर्म्स में ही आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के जो मैग्नीट्यूड है उसको एक्सप्रेस करते हो। अगर मैं एक जनरल एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ इन जनरल एनी फिजिकल क्वांटिटी, अगर उसको मैं P बोलूँ तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ n टाइम्स u। यहाँ पे n क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और u क्या है, यूनिट, जिस भी यूनिट में आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हो। तो ये हो गई एक जनरल फॉर्म, ठीक है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को या कह लो मैग्नीट्यूड को आप न्यूमेरिकल वैल्यू टाइम्स यूनिट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। अच्छा यहाँ पे एक खास बात देखो, अगर मान लो मैंने, जैसे मान लो ये तो हम अभी स्टैंडर्ड की बात कर रहे थे कि मैं इस मार्कर के लेंथ को मैं स्टैंडर्ड मान सकता हूँ। वैसे जो हमने ऑलरेडी स्टैंडर्ड्स माने हुए कुछ, उनके टर्म्स में बात कर लेते हैं अब थोड़ा, ठीक है। जैसे मान लो हमें लेंथ में मीटर पता है, सेंटीमीटर पता है, मिलीमीटर पता है, इन सब का अंदाज़ा है हमें। तो मान लो मैं अपने क्लास में से कोई भी 3 स्टूडेंट को पिक करता हूँ, ठीक है, और मैंने तीनों स्टूडेंट से बोला कि बेटा आके इस बोर्ड की लेंथ मेजर करके मुझे बताओ, ठीक है, इस बोर्ड की लेंथ कितनी है। तो मान लो किसी एक स्टूडेंट ने, ये जो स्टूडेंट्स का ऑब्जर्वेशन थे वो उन्होंने बताया और मैंने लिखा। मान लो एक स्टूडेंट ने बताया कि इस बोर्ड की जो लेंथ है वो है मान लो 1 मीटर, ठीक है। अच्छा अगले स्टूडेंट ने बताया इसकी लेंथ लेकिन 100 सेंटीमीटर, है ना। और एक और स्टूडेंट था जो तीसरा, उसने इसकी लेंथ लेकिन 1000 मिलीमीटर बताया। अब बताओ क्या, देखो एक ने 1 बताया, एक ने 100 बताया, एक ने 1000 बताया, तो क्या तीनों ही सही हो सकते हैं क्या? तो इसका जवाब है हाँ, तीनों ही सही है। अब ऐसा क्यों? देखो एक्चुअली में इन तीनों का ही जो मैग्नीट्यूड है ना वो बराबर है अभी भी। क्योंकि आप एक चीज़ देखो, एक पैटर्न गौर करो, जैसे जैसे देखो न्यूमेरिकल वैल्यू, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है आपका, वो यदि बढ़ता है ना तो आपका जो यूनिट है वो प्रोपोर्शनली घटता रहता है। देखो ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है एक सेम मैग्नीट्यूड को दर्शाए। जैसे देखो अगर आपने 1 से 100 किया तो आपने देखो यूनिट भी तो छोटा कर दिया, मीटर से सेंटीमीटर में चले गए आप, है ना। ऐसे में आपने 100 को अगर 1000 लिखा है तो देखो फिर आपको सेंटीमीटर से मिलीमीटर में भी तो जाना पड़ा। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को आप न्यूमेरिकल वैल्यू टाइम्स यूनिट के टर्म्स में ही एक्सप्रेस करते हो। यहाँ पे यूनिट इसका मायने रखता है। अगर यूनिट चेंज कर दिया तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल दिस न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, दिस प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। अगर वैल्यू सेम है तो ये प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप किसी भी यूनिट में एक्सप्रेस करो उसकी वैल्यू को, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी उसी प्रोपोर्शन में चेंज हो जाएगी, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा। क्या ये बात क्लियर होती है? अच्छा यहाँ पे आप एक और छोटी सी बात ये गौर कर सकते हो। देखो मान लो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मैंने U1 यूनिट्स में रिप्रेजेंट करा तो मान लो न्यूमेरिकल वैल्यू उसका N1 आता है ना, तो N1 इंटू U1 दैट P हो। ऐसे ही मान लो इस बार मैंने U2 यूनिट में कोई रिप्रेजेंट करा, कोई डिफरेंट यूनिट में, तो ऑब्वियसली बात है न्यूमेरिकल यूनिट भी इसकी चेंज हो जाएगी न्यूमेरिकल वैल्यू, तो वो मान लो N2 हो गया। तो अभी भी लेकिन इसका प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा ना।
तो फाइनली हम ये भी कह सकते हैं, ये न्यूमेरिकल में यूज़ आ सकता है कि N1 इंटू U1 विल बी इक्वल्स टू N2 U2 U2। ठीक है, नोट कर लो इसको पूरा। ठीक है, नोट कर लिया, मिटा देता हूँ। ठीक है, अभी तक देखो हमने क्या क्या सीखा। पहली चीज़ हमने फिजिकल क्वांटिटी सीख लिया, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है वो सीख लिया। फिजिकल क्वांटिटी का किया जाता है मेजरमेंट, ठीक है, क्योंकि एनीथिंग दैट वी कैन मेजर इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। तो उसको मेजर कर सकते हैं तो उसका मेजरमेंट भी आएगा। तो फिजिकल क्वांटिटी का किया जाता है मेजरमेंट। अब मेजरमेंट जो किया जाता है वो किसी भी यूनिट में किया जाता है, ठीक है। इसके लिए यूनिट्स मायने रखते हैं, क्योंकि आप कोई भी चीज़ मेजर करोगे तो उसके लिए अभी मैंने बताया यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस यूनिट में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उस हिसाब से उसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू वो भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो हमने देखा फिजिकल क्वांटिटी सीखा पहले, फिर उसका मेजरमेंट सीखा कि मेजरमेंट होता है उसका, और मेजरमेंट हम किसी ना किसी यूनिट में ही करते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो आगे ना यूनिट, इंट्रोडक्शन में चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। डायमेंशन हम एंटायरली डिफरेंट टॉपिक है, वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट टॉपिक बना के पढ़ेंगे। अभी मैं केवल यूनिट्स के बारे में समझा रहा हूँ, ओके। तो हम यूनिट्स तक आ गए, यूनिट्स तक हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब देखो आगे बढ़ाता हूँ यूनिट्स के, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो आगे समझो। देखो जो भी फिजिकल क्वांटिटी होता है, इसकी जो यूनिट्स है ना उसको हमने दो कैटेगरी में बांटा है, ठीक है। पहला है फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरा है डिराइव्ड यूनिट्स। होता क्या है फिजिक्स में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, ठीक है। अब सबकी यूनिट याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, फिजिकल क्वांटिटी के जितने भी यूनिट्स होते हैं, ये मैं यूनिट्स की बात कर रहा हूँ, फिजिकल क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करा। कुछ को हमने मान लिया फंडामेंटल यूनिट्स है, और कुछ को हमने माना है वो डिराइव्ड यूनिट्स होंगे, ठीक है। अब ऐसे में फ़र्क क्या पड़ता है, देखो फंडामेंटल यूनिट्स का एग्जाम्पल जैसे मान लो लेंथ है आपके मीटर्स में एक्सप्रेस करते हैं, मास है उसको केजी में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, और टाइम है उसको सेकंड में एक्सप्रेस करते हैं, एक्सेट्रा, है ना। ये सारे क्या है फंडामेंटल यूनिट्स है। अच्छा, डिराइव यूनिट्स के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे स्पीड का होता है मीटर पर सेकंड, है ना। एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे ही बेटा फोर्स का होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप गौर करो कि इन सब में देखो फंडामेंटल यूनिट्स आ रहे हैं कि नहीं घूम फिर के, है ना। तो ये सारे यूनिट्स जो कि आपका हो गया वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, इनको हम क्या कहेंगे बेटा, इनको हम कहेंगे डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। इनकी यूनिट्स को हम कहेंगे डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। और ये जो आपका हो गया मास, टाइम, लेंथ, इनकी यूनिट्स को हम क्या कहेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। तो हमें जो याद रखना पड़ेगा वो केवल फंडामेंटल यूनिट्स याद रखने पड़ेंगे। बाकी तो दुनिया का कोई भी जो फंडामेंटल यूनिट्स में नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी हर फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है डिराइव्ड यूनिट्स। समझ में आता है। ऐसी हर फिजिकल क्वांटिटी के जो यूनिट्स होंगे वो किस कैटेगरी में बिलोंग करेगा, डिराइव्ड यूनिट्स। मतलब उसकी जो यूनिट होगी वो हम इन फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। क्या ये बात क्लियर होती है। तो क्योंकि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ थे और सबके यूनिट्स याद रखना हमारे लिए इम्पॉसिबल था, तो हमने सारे फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को दो कैटेगरी में डिराइव करा। कुछ को हमने माना फंडामेंटल यूनिट और बाकी को हमने डिराइव यूनिट्स रिगार्ड कर दिया, ठीक है। डिराइव यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में ही एक्सप्रेस करके लिखते हैं। क्या ये बात क्लियर होती है यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपका फंडामेंटल के एग्जाम्पल में हो गया मास, टाइम, लेंथ, और डिराइव्ड के एग्जाम्पल में हो गया आपका वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट है वो दो कैटेगरी में लाई कर सकता है, फंडामेंटल और डिराइव, ठीक है। फंडामेंटल हम पहले से डिसाइड करते हैं और डिराइव यूनिट्स जो होती है उन्हीं के टर्म में हम बाद में एक्सप्रेस कर देते हैं। तो ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, फंडामेंटल यूनिट्स को कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। क्या कुछ भी उठा के फंडामेंटल यूनिट मान लेंगे, जैसे अभी मैंने इस मार्कर के लेंथ को माना था। अब देखो ऐसे में हम किसी भी चीज़ को फंडामेंटल यूनिट नहीं मान सकते, ठीक है। क्या ये बात क्लियर होती है। किसी भी चीज़ को रेफरेंस स्टैंडर्ड भी नहीं मान सकते। अभी मैंने क्या बताया था कि मेजरमेंट क्या होता है, कंपैरिजन विद अ रेफरेंस स्टैंडर्ड, कंपैरिजन विद अ रेफरेंस स्टैंडर्ड, है ना। और मैंने आपको बताया था जिस भी स्टैंडर्ड से हम कंपेयर करते हैं उसी को हम यूनिट मान लेते हैं कि ये जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है इसकी वैल्यू हमारे 1 यूनिट के बराबर है।
क्या ये बात क्लियर होती है? तो हम ऐसे किसी को भी रेफरेंस स्टैंडर्ड थोड़ी ना मान सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बोल देता हूँ, फॉर एग्जांपल मान लो मेरे घर के बाहर ही एक पेड़ है, मान लो, ठीक है। अब मैं इसकी जो हाइट है उसको मान लेता हूँ रेफरेंस स्टैंडर्ड। तो बताओ क्या ये मेरे लिए बिल्कुल कोई सही डिसीजन है? मैंने इस पेड़ की हाइट को मान लिया रेफरेंस स्टैंडर्ड। सबसे पहले समय के साथ एक तो पेड़ की हाइट, लेंथ वगैरह चेंज होती है, ठीक है। तो ये कैसे भी रेफरेंस स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। और दुनिया के सारे पेड़ों की जो हाइट होती है वो एक जैसी भी नहीं होती। अगर ये फुल्ली ग्रोन भी पेड़ है तो दुनिया के हर पेड़ों की लेंथ तो एक जैसी नहीं होती ना। तो ये कहीं से भी रेफरेंस स्टैंडर्ड की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता है। तो सर कैसे पता चले कि किसको हम रेफरेंस स्टैंडर्ड चूज़ कर सकते हैं? तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया दिया गया है, ठीक है। पहले आप इतने को नोट कर लो, मैं क्राइटेरिया समझाता हूँ आपको। देखो इसको मैं यही साइड में भी समझा सकता हूँ, साइड में समझा देता हूँ। कंडीशंस फॉर चूजिंग रेफरेंस स्टैंडर्ड, ठीक है। देखो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी? इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, ठीक है। सेकंड क्या होगा? सबसे पहली बात इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। सेकंड होगा ये पहली बात इजीली अवेलेबल होना चाहिए हर जगह, इजीली अवेलेबल। और तीसरा होगा आपका पॉइंट, इट शुड बी इनवेरिएबल। इनवेरिएबल मतलब डज नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ चेंज ये नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे ये पेड़ है, पेड़ की हाइट तो ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं करते। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं है क्योंकि हर जगह सब पेड़ों की हाइट सेम नहीं होती। दूसरी बात ये इनवेरिएबल भी नहीं है, मतलब ये वेरिएबल है, हाइट कुछ भी बढ़ घट सकती है ना। पेड़ की हाइट तो बढ़ती रहती है ना समय के साथ, ठीक है, अनलेस इट इज़ अ फुल्ली ग्रोन ट्री, ठीक है। क्या ये बात क्लियर होती है? तो पूरे को नोट कर लो आप लोग। चलिए नोट कर लिया, मैं मिटा देता हूँ। अब देखो 1971 से पहले क्या होता था? 3 बहुत मशहूर स्टैंडर्ड चलते थे, है ना, यूनिट्स के स्टैंडर्ड चलते थे। तो 1971 जैसे कि मैंने बताया ये वो डेट है जिससे पहले 3 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स चलते थे, ठीक है। 3 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट चलते थे। सबसे पहला था आपका CGS, ध्यान रखना ये छोटे अल्फ़ाबेट्स है। दूसरा था आपका FPS और तीसरा था आपका MKS, ठीक है। CGS, FPS, MKS। CGS स्टैंड फॉर सेंटीग्राम सेकेंड, मतलब यहाँ पे हम डिस्टेंस को सेंटीमीटर में मेजर करते थे, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। ऐसे ये फुट पाउंड सेकंड होता था। और ये मीटर, किलो, K फॉर किलो मतलब किलोग्राम, और टाइम सेकंड रहता था यहाँ पे भी, ठीक है। तो इस CGS यूनिट को जो है गॉसियन सिस्टम भी बोला जाता था, ठीक है। इस CGS यूनिट का नाम गॉसियन सिस्टम भी है। दूसरी बात FPS सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम भी बोला जाता है। ब्रिटिश सिस्टम इन द सेंस ये ब्रिटिश कंट्रीज फॉलो करती थी ये वाली चीज़, ठीक है। और MKS को हम मीट्रिक सिस्टम, इसको मीट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो 1971 से पहले तक ये 3 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट चलते थे हमारे, CGS, FPS और MKS। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो अब हुआ क्या 1971 के बाद, है ना, आफ्टर 1971 तक तो ये चलता रहा है ना। 1971 के बाद सारे साइंटिस्ट लोग एक साथ आए, उनकी मीटिंग हुई आपस में। ये फ्रांस में होता है, फ्रांस में है ना, फ्रांस में एक ऑफिस है जिसका नाम है आपका ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स। ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स, ठीक है। तो फ्रांस में एक ऑफिस है जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स। इसका काम क्या है? इसका काम है स्टैंडर्ड चुनना, ठीक है। जैसा अभी मैंने आपको बताया था ना, रेफरेंस स्टैंडर्ड होना चाहिए,
जिसके टर्म में हम किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं। और मैंने अभी आपको बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल रेफरेंस स्टैंडर्ड का मतलब क्या, मैं कुछ भी चुन लूँ, जैसे पेड़ की हाइट, तो ऐसे हम कुछ भी नहीं चुन सकते। तो जो रेफरेंस स्टैंडर्ड चुनने का काम है वो है इस ऑफिस वालों का, ठीक है। ये है ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट्स। आपने कई बार सुना होगा केमिस्ट्री में भी जो चीज़ों को चुनते हैं, नोमेनक्लेचर वगैरह, नाम वगैरह क्या होना चाहिए, जो रूल्स और नियम कानून होते हैं, ये सारे केमिस्ट्री के कौन चुनता है, उसका भी एक ऑफिस है जिसको हम कहते हैं IUPAC, ठीक है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ऐसे ही सिमिलरली इसके लिए भी एक ऑफिस है जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स। तो इनका काम है स्टैंडर्ड चुनना। अब देखो इस मीटिंग के बाद कंक्लूजन क्या निकला कि हम इन सारे यूनिट्स को तो ऐसे फॉलो नहीं कर सकते, सबकी यूनिट अलग अलग दिखाएंगे ऐसे में। तो हम क्या करते हैं, इन सब का कंबाइन हमने एक सिस्टम बनाया, ठीक है, जिसको हमने बोला SI सिस्टम। SI सिस्टम, इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बोलते हैं। उसी का शॉर्टकट है, बस फ़र्क इतना है, फ्रेंच नेम से लिया गया है। फ्रेंच नेम में ये इंटरनेशनल है ऐसे करके, ये बाद में प्रोनाउंस करते हैं और सिस्टम को पहले करते हैं, तो उसी से शॉर्टकट लिया गया है SI सिस्टम। क्या ये बात क्लियर होती है? तो SI सिस्टम हमने एक ऐसा कॉमन सिस्टम माना जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्ट होगा हर जगह, है ना। और इसमें हमने किया क्या, मैं आपको बता दूँ, जो ये MKS यूनिट है ना, लगभग ये भी वही है। तो MKS यूनिट के तो सारे यूनिट हमने लिए ही लिए, साथ में कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स और लिए हमने, है ना, 2-4 हमने एक्स्ट्रा और स्टैंडर्ड फिक्स करे, और उन सब से मिला के हमने कंबाइन करके क्या बनाया, SI यूनिट। तो SI यूनिट ही वो सिस्टम है जिसको अभी हम फॉलो करते हैं वर्ल्ड वाइड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो हम 2 कैटेगरी में रखते हैं, एक है फंडामेंटल और एक है डिराइव्ड। मैंने बताया था आपको फंडामेंटल आपको याद रखने पड़ेंगे, डिराइव तो हम उन्हीं के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं उनकी यूनिट्स को, है ना। तो यहाँ पे सारा काम फंडामेंटल के यूनिट्स को ही चुनने का चल रहा है, डिराइव के यूनिट्स को नहीं चुनने का चल रहा है, वो तो हम इनके टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो फंडामेंटल यूनिट्स को चुनने का काम चल रहा है, जिसके लिए हमने आखिर में, सबसे आखिर में चुना SI यूनिट। तो यहाँ पे जो फंडामेंटल यूनिट्स थे वो हमने कितने चुने, तो उसका आंसर है आपका 7 + 2 = 9। अब आप कहोगे ये क्या मेथड है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, SI यूनिट में हमने पहले 7 फंडामेंटल यूनिट्स चुने थे, और फिर थोड़े टाइम के बाद हमने 2 और फंडामेंटल यूनिट्स चुने, फिर उसके बाद अभी टोटल संख्या कितनी हुई फंडामेंटल यूनिट्स की, 9, ठीक है। क्या ये बात क्लियर होती है? तो ये जो बाद में हमने 2 यूनिट्स और चुने ना, इनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी बोलते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोले तो समझ जाना जो बाद में 2 यूनिट्स ऐड किया गया है। क्या ये बात क्लियर होती है? तो इस पूरे को नोट कर लो आप, हम इसके आगे बढ़ते फिर SI सिस्टम को समझेंगे अभी, ठीक है। चलो नोट कर लियो, बता देता हूँ। तो अब हम देखो, अब हम SI सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें मैंने अभी आपको बताया था 7 + 2 = 9, 7 + 2 = 9। 9 आपके बेसिकली क्या होंगे, यूनिट्स होंगे जो कि फंडामेंटल होंगे, ठीक है। 9 फंडामेंटल यूनिट्स होंगे इसके अंदर, और 2 तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होंगे, ठीक है। तो इधर देखो, तो इधर सबसे पहली बात, हम फिजिकल क्वांटिटी को मान लो, मैं आपको लेफ्ट हैंड में बता रहा हूँ, और यहाँ पे उसकी यूनिट को बता रहा हूँ, ठीक है, जो हमने उसके लिए फंडामेंटल यूनिट्स माने हैं। तो सबसे पहला है मास, मास। दूसरा हो गया आपका लेंथ, तीसरा हो गया आपका टाइम, है ना। चौथा हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। पांचवा हो गया आपका टेम्परेचर, छठा हो गया आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और सातवां हो गया आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। और इन सब के लिए हमने यूनिट्स क्या डिराइव करा, देखो आपको पता है मास का क्या होगा, kg,
मास के लिए केजी, लेंथ के लिए मीटर्स, ठीक है, टाइम का सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट का क्या करते हैं हम, एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर। टेम्परेचर का होता है आपका केल्विन, ठीक है, टेम्परेचर का हो गया आपका केल्विन। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला, है ना, कैंडेला होता है। हम इसको शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, CD। शॉर्टकट में हम इसको लिखते हैं CD। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट कैंडेला होती है, जिसको शॉर्टकट में हम लिखते हैं CD। ऐसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मेजर करते हैं मोल में, मोल, ठीक है, जिसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं MOL, मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम कैसे मोल में मेजर करते हैं, जिसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं MOL, मोल। यहाँ पे बात ध्यान रखना, ये तीनों जो है इसमें K हो या G हो, M हो, S हो, ये सारे स्मॉल केस में है, ठीक है, ये मैटर करता है स्मॉल केस में। और यहाँ पे ये देखो, ये जो दोनों हैं ये अपर केस में है, और ये कह लो लोअर केस में, ठीक है। ऐसे ये तो दिख ही रहा है, ये भी लोअर केस में है, तो ये मैटर करता है। इलेक्ट्रिक करंट का जो एम्पियर है वो कैपिटल A होता है, और टेम्परेचर का जो यूनिट केल्विन होता है वो कैपिटल K होता है। ओके बेटा, तो ये है आपके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और उनके यूनिट्स। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब मैं यहाँ पे साइड बाय साइड सप्लीमेंट्री यूनिट्स की और बात कर लेता हूँ। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जिसमें से 7, 8वां और 9वां नंबरिंग कर देता हूँ मैं उसको, चाहूँ तो 1, 2 भी कर सकता हूँ। पहला है आपका प्लेन एंगल, 2 डायमेंशनल में जो भी हम एंगल मेजरमेंट करते हैं, तो सबसे पहला है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल, ठीक, जगह नहीं है नीचे लिख देता हूँ। तो प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है वो हमने चुना रेडियन, RAD लिखते हैं शॉर्टकट में, है ना। और कंप्लीट इसका फुल फॉर्म क्या है, RADIAN, रेडियन, RADIAN, रेडियन, और शॉर्टकट में से रेड, RAD लिखते हैं, ठीक है। और जो सॉलिड एंगल है उसकी यूनिट हम क्या लिखते हैं, स्टेरेडियन, इसकी यूनिट हम लिखते हैं स्टेरेडियन, और इसको शॉर्टकट में हम लिखते हैं SR, ठीक है। जैसे मोल को हम पूरा मोल नहीं लिखते, कैंडेला को पूरा कैंडेला नहीं लिखते, शॉर्टकट में CD लिखते हैं, वैसे स्टेरेडियन को SR और रेडियन को RAD। क्या ये बात क्लियर है? तो जो मैं सेकेंडरी और या कह लूँ सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात कर रहा था कि 2 और बाद में जोड़े गए, वो यही थे, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ये दोनों वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको जोड़े गए थे, और इन दोनों की यूनिट्स क्या लिया गया, रेडियन और स्टेरेडियन।